Bismillahirrahmanirrahim. Students, exercise 1.6, question number 1. Topic है solve the linear equation by using inversion method. आज हम linear equation को inversion method से कैसे solve करते हैं तो देख लें। सबसे पहले हम इन equations को matrices form में लिखते हैं। To write the given linear equation in matrices form. To write in matrices form, 2x plus 3y x minus y, यानी जो लेफ्ट साइड हैं इनको आपने अलग स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना है और जो राइट साइड है उनको अलग बंद कर लें। इसके बाद इनके जो कोफिशिएंट्स हैं 2, 3, 1, -1, यानी विद साइन। अगर साइन माइनस है तो माइनस लगाना होगा, -y, सो द कोफिशिएंट ऑफ y इज़ -1। तो इसलिए हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बन जाता है 2, 3, 1, -1। और इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो x, y हैं, इनको हम अलग स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं, इक्वल टू -1, 2। इसके बाद हम इन मैट्रिसेस को नाम देते हैं लेट 2, 3, 1, -1 इक्वल टू a। जो वेरिएबल्स हैं x, y, इनको हम कैपिटल X नाम देते हैं और जो राइट साइड पे -1, 2 हैं इसको हम कैपिटल B नाम देते हैं। तो नाम मैट्रिसेस को देने के बाद ये जो इक्वेशन है ये इस तरह बन जाएगा ax इक्वल टू b। अभी अगर आप देख लें हमने जो फाइंड करना है वो x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसलिए हम यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर देख लें तो x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b बन जाता है। यानी देख लें यहाँ पे अगर हम ax इक्वल टू b ये हम डिवाइड कर लें बोथ साइड को a पे, तो x इज़ इक्वल टू a चूँकि इनवर्स में आ जाता है इसलिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, a इनवर्स b लिख सकते हैं। तो अभी स्टूडेंट्स अगर आप देख लें x हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है जिसमें एलिमेंट्स हैं x, y, b हमारे पास मौजूद है जिसमें -1, 2 हैं, लेकिन यहाँ पे a इनवर्स हमारे पास नहीं है। तो हम इजीली a इनवर्स फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इससे प्रीवियस लेसन्स में और एक्सरसाइज में हमने a इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मेथड हमने सीख लिया है। तो अब हम a इनवर्स फाइंड करते हैं। a इनवर्स, तो a इनवर्स का जो फार्मूला है वो है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A एडजॉइंट ऑफ A। ये किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला है। अब यहाँ पे हमारे पास राइट साइड में A डिटर्मिनेंट है तो हम A डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इजीली फाइंड कर सकते हैं। देख लें टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, तो A डिटर्मिनेंट इक्वल टू मैट्रिक्स A ले लें जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 3, 1, -1। अब इनमें ये होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी 2 into 1, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे आ जाएगा 2 - 3 इक्वल टू -1, यानी हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो है -1। इससे पहले हमने ये पढ़ा है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एनी मैट्रिक्स A, B या C जो भी हो उसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो आ जाए तो वो होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स A का जो डिटर्मिनेंट है वो है -1 यानी नॉन ज़ीरो है।
इसलिए मैट्रिक्स A इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे हम लिखते हैं सेंस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो A इनवर्स, या अगर हम लिखें कि सो A इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर, therefore A inverse is possible, A inverse is possible। हम अब A inverse को फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो एडजॉइन है वो मेथड आपने पहले सीखा है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट A इनवर्स को फाइंड करेंगे। A इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A हमने फाइंड किया है, वो है -1। अब देख लें दोबारा एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। एडजॉइंट में ये होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको रिप्लेस करते हैं, जगह चेंज करते हैं। -1 2 की जगह पे, 2 -1 की जगह पे, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं इनके हम साइन चेंज करते हैं। सो -1 2 -3 1, तो ये है डिटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। अब हम यहाँ पे आते हैं, जो हमारा मेन इक्वेशन है, मेन इक्वेशन ये है। अब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू, यानी x मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, इसकी वैल्यू लगाते हैं। A इनवर्स हमने फाइंड कर लिया है, इसकी वैल्यू, और B मैट्रिक्स हमारे पास पहले से मौजूद है, इनकी वैल्यू हम अब लगाते हैं। x इक्वल टू A इनवर्स B, इस मैट्रिक्स हम अपनी वैल्यूज़ लगाते हैं, पुटिंग वैल्यूज़। x की वैल्यू है xy, मैट्रिक्स है। A इनवर्स हमारे पास मौजूद है, 1 डिवाइडेड बाई 1, 1 डिवाइडेड बाई 1 1, तो इससे आ जाएगा -1 -3 1 2, एंड मैट्रिक्स B इज -1 2। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लें, यानी हम मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स और ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने मल्टीप्लिकेशन का मेथड इससे पहले सीख लिया था कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम मीन्स -1 इंटू -1, उसके बाद प्लस -3 इंटू 2। अब यहाँ पे हमारे पास रो है, सेकंड फर्स्ट से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे फर्स्ट रो है लेकिन सेकंड कॉलम नहीं है, तो हम यहाँ पे आगे इसको मल्टीप्लाई नहीं करते। आगे 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2, तो ये भी मल्टीप्लाई हो गया। -1, इससे आ जाएगा 1 -6, -1 प्लस -1, सॉरी यहाँ पे मैसिंग है, -1 -3 -1 -3, सॉरी यहाँ पे -1 ही आएगा, इसको साइन चेंज नहीं किया है। -1 तो यहाँ पे हमारे पास +1 आएगा, 2 2s are 4, -1 -5 एंड 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आ जाएगा सॉरी यहाँ पे हमने -1 का साइन नहीं लगाया है, तो -1 -2 यहाँ पे -5 आएगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A is -5 not -1। -5 means 1 by -5, 1 by -5। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम लास्ट में जो -1/5 है इसको हम -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ये आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू -1/5 इंटू -5 एंड -1/5 इंटू 5। तो यहाँ पे कैंसलेशन देख लें, इससे आ जाएगा 1, इससे आ जाएगा -1। अभी अगर आप देख लें x के सामने है 1, so the value of x is 1 and the value of y is -1, therefore solution set is 1 -1। तो ये हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली x और y की, मीन्स ये इक्वेशन जो है ये सॉल्व हो गया। अभी आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर यही वैल्यूज़ आप इक्वेशन इसमें लगाएं तो इसका जो लेफ़्ट साइड होगा वो राइट के बराबर आएगा, और अगर आप यही वैल्यूज़ 1 -1 सेकेंड इक्वेशन में लगाएं तो इससे भी आपका लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल आएगा। तो ये था लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड, जो आपने देख लिया। Question number 2, part number 1, solve the linear equation by using Cramer rule। तो अभी हम Cramer rule, with the help of Cramer rule हम इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को Cramer मैट्रिसेस फॉर्म में लिखते हैं, टू राइट एंड मैट्रिसेस फॉर्म, टू राइट एंड matrices form। So x minus 2y and 2x minus y equal to right side पे है 5 6। तो अब हम इससे जो कोएफिशिएंट है वो अलग कर लेते हैं, 1 -2 2 -1, और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं x y इनको हम अलग रखते हैं। राइट साइड में 5 6। अब इसको हम नाम देते हैं लेट 1 -2 2 -1 इक्वल टू a x y, इसको हम कैपिटल x नाम देते हैं, और 5 6 इसको हम कैपिटल b नाम देते हैं। अब यहाँ पे क्रेमर रूल हम अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग क्रेमर रूल। व्हाट इज क्रेमर रूल, क्योंकि हमने इसमें x और y को फाइंड करना है। तो क्रेमर रूल में x इक्वल होता है x इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ax, डिटरमिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, एंड y इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a बाय डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। तो ये है क्रेमर रूल। अब ये तो आप जानते हैं कि व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ a। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ x क्या है एंड डिटरमिनेंट ऑफ a y क्या है, ये देख लें। सबसे पहले हम a डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। a डिटरमिनेंट को फाइंड करना आपको आता है। a डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स a लें 1 -2 1 2 -1, determinant 1 into -1 -2 into 2, तो आ जाएगा -1 plus 4 equal to 3। So the determinant of matrix A is 3। अब इसके बाद हम determinant of Ax को फाइंड करते हैं। determinant of Ax क्या है नोट कर लें। हम मैट्रिक्स A तो लेते हैं, मैट्रिक्स A में जो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम की जगह पे हम मैट्रिक्स B का जो कॉलम है वो लगाते हैं, यानी 1 2 रिप्लेस होंगे और इसके जगह पे आ जाएंगे 5 6। दूसरा कॉलम है सेकंड कॉलम -2 -1, ये अपनी जगह पे रहेंगे। अब चूंकि हम इसका हमने फाइंड करना है डिटरमिनेंट, तो तरीका वही है, डिटरमिनेंट का डायरेक्ट एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर लें। -2 into 6, तो इससे आ जाएगा -5 plus 12 which is equal to 7। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a y। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है
डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाई ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाई जो है इसमें हम जो सेकेंड कॉलम है मैट्रिक्स ए में जो सेकेंड कॉलम है उसको हम रिप्लेस करेंगे बाय मैट्रिक्स बी। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 -1 की जगह पे आ जाएगा 5 6 और जो अपना फर्स्ट कॉलम है अपनी जगह पे रहेगा ये 1 2। अब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें 1 × 6 -5 × 2 तो ये आ जाएगा 6 - 10 = -4। अब हम ये वैल्यूज डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ ax एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ay इन वैल्यूज को हम यहाँ पे लगाते हैं तो ये आ जाएगा x is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ a by ax हमारे पास है 7, डिटर्मिनेंट ऑफ a equal to 3, so the value of x is equal to 7/3। सेकेंड y is equal to, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a y वो हमने फाइंड किया है which is -4, डिटर्मिनेंट ऑफ a 3 है, so the value of y is -4/3। इसका सॉल्यूशन से होगा 7/3 एंड -4/3। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताऊं, जब भी स्टूडेंट्स पेपर में क्वेश्चन कर लेते हैं और उनको डाउट होता है कि मेरा आंसर गलत होगा या सही होगा, कंफ्यूज होते हैं, फिर पूछते हैं मुझसे कि इसका आपका आंसर क्या है, मेरा आंसर ही आपका आंसर क्या है। तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट तरीके बता रहा हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास होते हैं वैसे उनकी वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं विदिन 1 मिनट या विदिन 30 सेकेंड। आसान तरीके ये है कि आप ये वैल्यूज 7/3 जो x की वैल्यू है और -4/3 जो कि y की वैल्यू है, अगर आप ये वैल्यूज इस इक्वेशन में लगाएं, यहाँ पे रफ साइड वेरिफिकेशन करते हैं तो x -2y = 5, x की वैल्यू है 7/3 और y की वैल्यू है -4/3 = 5। 7/3 इससे आ जाएगा +8/3 = 5। LCM is 3, 7 + 8 15, 15/3 = 5, 15 divided by 3 = 5, 5 is equal to 5। इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए आपके वैल्यू जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप दूसरे में लगा लें यानी 2x - y = 6, अगर आप यहाँ पर लगाएं x is equal to x is equal to 7/3 and the value of y is -4/3 = 6, इस आ जाएगा 14/3 + 8/3 = 6। LCM is 3, 14 + 8 6, 24, 24 divided by 3 = 6, sorry 24 not 24, 24 22, लेकिन यहाँ पर कैसे है -4 प्लस यहाँ पे हमने 4 लगाना है तो ये आ जाएगा 18, तो 18 divided by 3 = 6, 6 is equal to 6, so the values of x and y are correct। Students, exercise 1.6 में question number 3 देखें, under the count of two numbers whose sum is 12 and whose difference is 4, find the numbers। अब ये दो नंबर सोचिए और उन दो नंबर्स का जो सम है वो 12 है और उसका जो डिफरेंस है वो 4 है, लेकिन नंबर्स हमें मालूम नहीं है। अब हमने उन नंबर्स को फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ पे देख लें सॉल्यूशन में उन नंबर्स को सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि लेट्स सपोज first number, because there are two numbers and we suppose first number b is equal to x, second number को हम सपोज करते हैं कि वो y है। अब according to question अगर हम देख लें, according to question या according to condition भी हम लिख सकते हैं इन दोनों का सम, जो नंबर हमने सपोज कर लिए हैं इन दोनों नंबर का जो सम है वो 12
equal to 12 and x minus y is equal to 4. वहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि उनका जो डिफरेंस है वो 4 है। इस तरह हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गए। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं। नंबर 1 है इन्वर्जन मेथड और नंबर 2 है क्रेमर रूल। तो बस यहाँ पे आपने कौन सा मेथड करना है? to write n matrices form. Sorry. To write n matrices form. So x plus y and x minus y. Y साइड में 12 और 4 है। अब हमने एक कोएफिशिएंट वाले करना है। 1 1 minus 1 ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा। या सेकंड मैट्रिक्स है x1 हमने x और y को फाइंड करना है। 12 4 सपोज करते हैं लेट्स सपोज कि हम 1 1 1 minus 1 को हम ये नाम देते हैं और x y को हम नाम देते हैं x। इस तरह 12 और 4 इनको हम नाम देते हैं d कैपिटल B। अब ऐसी बात आपको जो मेथड इजी हो तो आपने फॉलो करना है। अभी अगर हम यहाँ पे देख लें, अगर हम यहाँ पे देख लें इजी मेथड जो है वो क्रेमर्स रूल है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर्स रूल इस तरह है कि x इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब हम यहाँ पे तीन चीज़ें फाइंड करेंगे। नंबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a फाइंड करते हैं। वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं 1 minus 1 equal to 1 into minus 1 1 into 1। तो इससे आ जाएगा -1 equal to -2। इसके बाद हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ x फाइंड करते हैं, इजीली फाइंड करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन ने हमारा को तरीका बता दिया कि मैट्रिक्स A में जो फर्स्ट कॉलम है इसको आप रिप्लेस करें बाय सेकेंड मैट्रिक्स B मैट्रिक्स के साथ। 12 4 हो जाएगा। 12 4 1 minus 1 अपनी जगह पे रहेगा। सॉरी ये है पैरेलल लाइंस होंगे। 12 into -1 1 into 4 -12 -4 equal to -16। सॉरी इसके बाद हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ay इक्वल टू, अब हम मैट्रिक्स A में जो सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस करते हैं मैट्रिक्स B के साथ। तो ये हो जाएगा 12 4 1 1 इक्वल टू 1 into 4 -12 into 1। सो 4 -12 इज इक्वल टू -8। अब हम यही वैल्यूज डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ ax एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ay, ये वैल्यूज हम इन इक्वेशंस में लगाते हैं। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ax इज -16 divided by determinant of a is -2. So the value of x is minus cancel, 2 1s are 2, 2 8s are 16. So the value of x is 8. Now y is equal to determinant of ay is -8 divided by -2, minus cancel, 2 1 2 4s are 8. So the value of y is 4. अब यहाँ पे हम सोल्यूशन सेट नहीं लिखते हैं बल्कि हम ये लिखते हैं सो द फर्स्ट नंबर इज 8 एंड द सेकंड नंबर इज 4। सो द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 8
सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 4। अब अगर हम वेरिफिकेशन कर लें, इजीली वेरिफिकेशन, हमारे पास नंबर्स आ गए हैं 8 4, तो 8 + 4 = 12, 8 - 4 = 4। सो द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर आर करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का मेथड। Question number 4, exercise 1.6. The length of a rectangular playground is twice its width. The perimeter is 30. Find its dimensions. क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन में आपने कंडीशन को देखना है। लिखता है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, ये उसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है। देख लें, इस तरह का एक प्ले ग्राउंड है और इसमें कंडीशन ये है कि इसका जो लेंथ है वो वेट से दुगना है। अगर हम सपोज कर लें कि ये वेट जो है वो x है, तो फिर लेंथ जो होगा वो 2x होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन में सपोज करते हैं कि लेट सपोज लेंथ को हम लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज इक्वल टू x। और उसके बाद हम वेट जो है वो सपोज करते हैं वेट इज इक्वल टू ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज इक्वल टू y। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारा इक्वेशन हम अब बनाते हैं। तो इस तरह आ जाएगा, देखिए x और यहाँ पे हम लिखते हैं y, लिखते हैं x इज इक्वल टू x और y लिखते हैं। लिखता है कि जो वेट है वो 2 टाइम्स है। वैसे पिरामिड 2 टाइम्स है वेट के मुकाबले में, लेकिन जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो यही 2 जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे वेट के साथ ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं। यानी अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लें तो फिर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर मैंने x लिखा, यहाँ पर y लिखा, यानी लेंथ और वेट। अब मैंने इन दोनों को इक्वल करना है क्योंकि यहाँ पे हमने बनाना है इक्वेशन। तो वो जो 2 टाइम्स लेंथ है वो 2 हमने मल्टीप्लाई करना है वेट के साथ, ताकि यानी सपोज कर लें कि अगर लेंथ जो है वो 4 है तो वेट कितना होगा? वेट होगा 2। अब मैंने इन दोनों को इक्वल करना है। दोनों को इक्वल करने के लिए अब मैं 2 कहाँ मल्टीप्लाई करूँगा? 2 मल्टीप्लाई करूँगा वेट के साथ। तो यही एग्जांपल यहाँ पे कि मैंने इन दोनों को इक्वल करना है, इसलिए मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया है वेट के साथ। अब हम क्या करते हैं, ये जो 2y है ये लेफ्ट साइड पर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा x - 2y = वहाँ पे 0 रह जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। अब नेक्स्ट लिखता है कि द पैरामीटर इज 30। अगर हम यहाँ पे देख लें पैरामीटर जो हमें दिया हुआ है, पैरामीटर इज इक्वल टू 30। अब हम पैरामीटर का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो एज वी नो दैट 2 into लेंथ प्लस वेट इज इक्वल टू पैरामीटर, तो 2 into लेंथ हमारे पास x है, वेट है y = 30। अब हमेशा के लिए हम मैथ्स में
जितने भी इक्वेशन होते हैं हम उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। तो अब हम इस इक्वेशन को के बोथ साइड को डिवाइड करते हैं 2 पे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 पे डिवाइड कर लें ताकि इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकेंड इक्वेशन, अब हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपके पास 2 मेथड्स हैं। नंबर 1 है इन्वर्जन मेथड और सेकेंड है क्रेमर्स रूल, जिसके लिए जो इजी मेथड हो वो फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्रेमर से या इन्वर्जन से सॉल्व करेंगे। x और y की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगे। जो x की वैल्यू होगी वो हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड का लेंथ होगा और जो y फाइंड हो जाए वो विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है। तो इसके बाद आप इनको खुद सॉल्व कर लें। Okay, students, question number 5 exercise 1.6, 3 bags and 4 pens together cost 257 rupees, whereas 4 bags and 3 pens together cost is 324 rupees. Find the cost of a bag and 10 pens. Question easy है, इसमें हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ मीन्स इसमें बेग हैं और पेन्स हैं। तो हम इनको सपोज करते हैं। लेट सपोज cost of one bag, cost of one bag, क्योंकि पहले बेग आता है तो इसलिए हम cost of one bag is B is equal to X and cost of one pen equal to Y. इसके बाद ये तो चूंकि हमने सपोज किया है cost of one bag and cost of one pen, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें cost of 3 bags and cost of 4 pens दी हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगा then 3x cost of 1 bag is x and cost of 3 bags is 3x multiplied by 3 together cost plus cost of 1 pen is equal to y and cost of 4 pens is equal to 4y together cost है 257 रुपीज़। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। अब सेकेंड उसने ये कहा है कि 4 bags, cost of 4 bags and 3 pens together cost है 324। तो cost of 1 bag x है तो cost of 4 bags होगा 4x, together cost प्लस करना है and cost of 3 pens is equal to 3y और together cost है 324। तो ये है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाई इन्वर्जन मेथड या बाई क्रेमर्स रूल। हमने x और y को फाइंड करना है। टू राइट, सबसे पहले टू राइट इन मैट्रिसेस फॉर्म, टू राइट इन मैट्रिसेस फॉर्म। सो 3x plus 4y and 4x plus 3y equal to 257 and 324. 3 4 4 3 कोफिशिएंट को लिखते हैं और सेकेंड यहाँ पे वेरिएबल्स x y लिखते हैं 257 and 324। अब इसके बाद हम इसको नाम देते हैं लेट 3 4 4 3 equal to a x y equal to capital X and 257 324 is capital B। अब हम इसके बाद यूज़ करते हैं क्रेमर्स रूल। सो बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल, by using
Cramer rule, x is equal to determinant of ax, determinant of a, and y is equal to determinant of ay equal to determinant of a. अब यहाँ पे हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई. सबसे पहले हम फर्स्ट वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स. मैट्रिक्स ए 3 4 4 3 3 4 4 3, तो आ जाएगा 3 3 into 3 minus 4 into 4, 9 minus 16 equal to minus 7. उसके बाद हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करते हैं. तो मैट्रिक्स ए में जो फर्स्ट कॉलम है इसकी जगह पे हम मैट्रिक्स बी का जो कॉलम है वो लगाते हैं. 3 4 की जगह पे आ जाएगा 257, 3 4 की आ जाएगा 257 एंड 324, 4 3 ये आ जाएगा 257 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 324. अगर इसको हम कैलकुलेट कर लें 3 7s are 21, 15, 16, 3 2s are 6, 7 आ जाएगा, माइनस 4 4s are 16, 4 2s are 8, 9 4 12. तो इससे आ जाएगा 12 and 96 minus 761, 5 3 and 12 minus 7 5 minus 535, minus 535 ये हमारे पास आ गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स. नाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई. फर्स्ट कॉलम है अपनी जगह पे लिख लें 3 4, सेकेंड कॉलम की जगह पे लेके 257 एंड 324. डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो 3 इंटू 324 माइनस 257 इंटू 4, 3 4 12, 2 6 7, 3 3s are 9, minus 4 7s are 28, 2 20 22, 4 2s are 8 plus 2 10. So minus 1028 plus 972 ये आ जाएगा 6 12 56 minus 56 minus 56. So the value of determinant of ay is equal to minus 56. अब हम इन वैल्यूज़ को यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई को हम इस इक्वेशन में इन दोनों में लगाते हैं. तो x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू माइनस 535 डिवाइडेड बाई माइनस 7. माइनस माइनस कैंसिल, 7 7s are 49 और 49 535, 7 7 49 53, तो 4 45 तो 7 पे डिवाइड. इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है. दोबारा देख लें 3x plus 4y, 4x plus 3y, 3 4 4 3, 3 4 4 3, 3 3s are 9 16 minus 7, 257 324 multiplied by 3, 3 7s are 21, 15 17 17 और 3 2s are 6 7 3 7 7 1, 4 4s are 16, 4 2s are 8 9 12, 4 3s are 12.
यहाँ पे 771, तो 6 माइनस 1 5, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये मिसिंग है, यहाँ पे हमारे पास आता है 2 नॉट 3। अब देखिए 7 4 ज़ार 7 7 ज़ार 49, 7 7 ज़ार, अभी 3 बच गया तो 35, 7 5 ज़ार 35, सो द वैल्यू ऑफ x इज़ 75। इसके बाद हम y इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ay इज़ इक्वल टू -56 divided by -7, minus cancel 8, so the value of y is 8। अब अगर हम देखें यहाँ पे हमने सपोज किया था कॉस्ट ऑफ 1 बेग, वो हमने x से सपोज किया है, तो इसलिए हम लास्ट में लिखते हैं कि सो द वैल्यू ऑफ 1 बेग या द कॉस्ट ऑफ 1 बेग इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 75 and the cost of 1 pen is equal to y is equal to 8 rupees लिखते हैं साथ। लेकिन लास्ट में यहाँ पे सबसे पहले हम 1 cost of a bag and 10 pens, तो इससे पहले हम एक पेन की वैल्यू फाइंड या कॉस्ट फाइंड करते हैं, जो हमने फाइंड कर लिया है वो 8 है। अब 10 पेन्स की का कॉस्ट फाइंड करना इजी होगा। अगर हम यहाँ पे देखें कॉस्ट ऑफ 1 बेग इज इक्वल टू x इक्वल टू 75 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 8 रुपीज़, और आखिर में हमने फाइंड करना है 10 पेन्स की कीमत। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कहा है कि कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स, सो कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू 10 multiplied by 8 which is equal to 80 rupees. So the cost of 10 pens is equal to 80 rupees. Exercise 1.6, question number 6. If twice the son's age is added to the father's age, the sum is 70, but if twice the father's age is added to the son's age, the sum is 95. Find the ages of father and son. स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लें, बुक में एक गलती है। बुक में यहाँ पे फादर्स का जो सेकंड कंडीशन है उसमें फादर्स का एज ट्वाइस नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे फादर्स का एज अगर हम ट्वाइस कर लें और सन्स का एज सिंगल ले लें तब वो 95 होता है। इसलिए फिर ये करेक्शन कर लें, जिसकी बुक में है सही वो तो ठीक है, लेकिन जिसकी बुक में बट इफ ट्वाइस, मतलब यहाँ पे आपने ट्वाइस को लिखना होगा जो सेकंड कंडीशन है। अच्छा, अभी हम यहाँ पे हमारे पास सन्स और फादर्स के एजेस हैं, तो उनको हम सपोज करते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं है, हम उनको मालूम करना है, फाइंड करना है। लेट सन्स एज को हम सपोज करते हैं वो हमारे पास है x, और फादर्स एज को हम सपोज करते हैं, फादर्स एज वो हम सपोज करते हैं वो y है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारे पास दो कंडीशन हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अगर हम कंडीशन फर्स्ट को देख लें, उसमें लिखा है कि अगर हम ट्वाइस द सन्स एज मीन्स 2x इज एडेड टू द फादर्स एज, और फादर्स का एज है y, तो उन दोनों का सम बनता है 70। तो ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन वो ये है कि अगर हम सन्स एज के साथ फादर्स का एज ट्वाइस कर लें तो उनका सम बनता है 95। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी इन दोनों इक्वेशंस को जो हमने यहाँ पर बनाई हैं, ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना है और आपने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। लास्ट में जब x की वैल्यू फाइंड हो जाए तो वो है सन्स एज, और जो y की वैल्यू फाइंड हो जाए वो होगी फादर्स का एज। तो आपने इनको खुद सॉल्व करना है, अगर फिर भी कोई मसला हो तो नोट्स में मौजूद है, वो हमने सॉल्व किया है तो आप उनको देख सकते हैं। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.6। तो ये था आज हमारा लेसन जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.6 को कंप्लीट कर लिया है।